चलिए देखिए स्टूडेंट, कल हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिया था जिसका नाम था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, प्रैक्टिस भी करवा दी आप लोगों ने, एक दो बार कर भी लिया। अब आज हम कर रहे हैं वर्क डन फॉर द गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाई अ गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा आप ये जान लो कि हम लोग जो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो लॉ लगा रहे थे वो हम लोग क्या था, पी वी इक्वल टू हम लगा रहे थे NRT, और एक मोल के लिए हमने P को किससे रिप्लेस किया था, हमने एक मोल के लिए P को हमने किससे रिप्लेस किया था, NRT बाई वी, NRT अपॉन वी, और फिर हमने N को 1 मोल मान लिया था 1 मोल गैस के लिए। P इक्वल टू कितना हो गया, RT बाई वी। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब देखो, अब हमें जो यूज़ करना है फॉर्मूला, हमें जो फंक्शन लगाना है वो आइसोथर्मल नहीं है, हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो हमें लगाना है एडियाबैटिक का। क्या लगाना है, एडियाबैटिक का। भाई जो आइसोथर्मल की सिचुएशन होती है उसमें लगता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट एडियाबैटिक प्रोसेस का मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ और इसको आपको रटना है, ठीक है ना। ये कैसे आता है, क्यों आता है, इस पर मत जाओ, सीधे आप रट लो। तो एडियाबैटिक का जो फंक्शन होता है वो होता है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ये फंक्शन है। वहाँ पी वी की पावर पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था, पी वी इक्वल टू के, और यहाँ पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक तरीके से आप अगर रटना चाहो तो ऐसे रख सकते हो कि गामा की वैल्यू अगर 1 कर दोगे तो ये पी वी बन जाएगा। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 1। भाई अगर गामा 1 कर दोगे तो पी वी इक्वल टू के ही तो बन जाएगा, फिर तो ये बॉयल्स लॉ ही है ना। मतलब गामा इक्वल टू क्या, 1, गामा की वैल्यू 1 आइसोथर्मल के लिए। ओके, गामा क्या होता है एक बार बता देता हूँ। गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, CP बाई CV, CP बाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़िए। लेट 1 मोल of an ideal gas undergoes an adiabatic change in its initial volume is V1 and final volume is V2. Work done equals to W इंटीग्रल ऑफ PdV। ओके, PdV V1 से लेके V2, ये तो कल ही पढ़ी थी डेफिनेशन वर्क डन की। अब P की जगह केवल ये फंक्शन रख दो। कैसे रखोगे, डिफरेंशिएशन रहता है उसमें ये साइन नहीं रहता भाई, ये इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का साइन d/dx हुआ करता है, ये इंटीग्रेशन है। ओके, ये P का इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 तक हम करने वाले हैं। अब P की वैल्यू तो रखें, तो अभी मैंने क्या पढ़ा आपको, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, K अपॉन V की पावर गामा आएगा। यस सर। हाँ पढ़िए, इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज PV गामा इक्वल्स टू PV की पावर गामा, हाँ PV की पावर गामा इक्वल्स टू A कांस्टेंट इक्वल्स टू K, P इक्वल्स टू K अपॉन V की पावर गामा। P की वैल्यू पुट कर दीजिए, बन जाएगा। देखिए W इक्वल टू V1 से लेके V2 K अपॉन V की पावर गामा dV। V की पावर गामा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा dV। ओके, अब इंटीग्रेट कर दो तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो V की पावर गामा का हो जाएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। माइनस गामा क्यों? हाँ, क्योंकि V की पावर माइनस गामा है ना, अच्छा हाँ, तो माइनस गामा रहेगा। ठीक है सर। तो माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब K बाहर बैठा हुआ है। ओके, और लिमिट क्या है, गामा की जगह V1 से ले, सॉरी V की जगह V1 से लेके V2, देखना ध्यान से। तो ये हमारे पास आ जाएगा K। यदि मैं लिमिट पुट करता हूँ, अब देखिए ये माइनस गामा प्लस 1 है, मैं इसको बाहर ले लूँ तो 1 माइनस गामा करके बाहर ले लूँ। भाई माइनस गामा प्लस 1 लिखो या 1 माइनस गामा, बात तो बराबर है। ओके, V की पावर है माइनस गामा प्लस 1, V की पावर माइनस गामा प्लस 1। आपको पता होगा कि ऊपर x की पावर माइनस 1 हो तो नीचे जाके x की पावर प्लस 1 हो जाती है। हाँ। मतलब ये पावर चेंज हो जाती है, माइनस साइन। तो ये पावर माइनस गामा प्लस 1 है, जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगी गामा माइनस 1, मतलब माइनस गामा प्लस में हो जाएगा और प्लस 1 माइनस में। तो 1 अपॉन V की पावर माइनस गामा हो गया प्लस में, और ये प्लस 1 हो गया माइनस में। लिमिट कितनी, V1 से लेके V2। अब चलिए लिमिट फिर से लगा दीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, लिमिट लगा दीजिए तो V2 आएगा पहले
तो 1/V2 की पावर गामा -1 माइनस 1/V1 की जगह गामा -1 आ गया जी समझ में? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? यस। देखिए अब यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना सर? नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, बट आ सकता है ना? ये आ गया अपने पास कि V2 की पावर गामा -1 और ये V1 की पावर गामा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ओके। अब देखिए यहाँ से मेरे पास एक चीज़ देखो आप, जैसे मैं लिखूँ आपके पास कि समथिंग 1/x की पावर a-1, ओके, तो मैं इसको क्या 1/x की पावर a इंटू एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और ये x की पावर -1 पलट करके ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 ही तो बनेगा। हाँ। मतलब x बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यही चीज़ k/1 माइनस गामा, k1 माइनस गामा। यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 1 देखो V2 की पावर गामा और ऊपर एक V2 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो जाके बन गया V2 माइनस, सॉरी यहाँ आएगा V1 और यहाँ पे V1 की पावर गामा। होगा कि नहीं होगा बताइए? हो जाएगा ना? हाँ। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया फंक्शन? मैंने आपको जो फंक्शन पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है P इज इक्वल्स टू के वी की पावर गामा। यही पढ़ाया है, P इज इक्वल टू के वी की पावर गामा। पी वी की, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, पी वी की पावर गामा इक्वल टू के। तो P इज इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा। तो आप देखिए यदि मैं इस k को अंदर कर दूं तो ये k इसको भी मिलेगा। यहाँ से मैं k हटा के मैंने यहाँ कर दिया और मैंने यहाँ कर दिया। ओके, तो k अपॉन V2 की पावर गामा, तो 1/1 माइनस गामा तो रहने दीजिए। देखिए क्या है, P इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा। तो ये जब 2 के लिए आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब ये k अपॉन वी की पावर जो गामा है, V2 की पावर गामा, ये क्या बन जाएगा, P2। तो ये बन गया P2 V2, ऊपर V2 एक बैठा है, माइनस ये क्या बन जाएगा बोलो भाई, इतना पार्ट P1। यस सर। तो ये बन जाएगा P1 V1। आया समझ में? यस सर। तो ये बन गया बच्चों वर्क डन, गामा -1 इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। आ गया समझ में ना? अब आइडियल गैस के लिए 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। बोलो हाँ। यस सर। तो फर्स्ट सिचुएशन में गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल 1 है, तो RT1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सिमिलरली P2 V2 इज इक्वल टू RT2 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे P1 P2 V2 की जगह RT2 और इसकी जगह RT1, तो 1/1 माइनस गामा और ब्रैकेट में RT2 माइनस RT1। क्लियर? और R आप ले लीजिए कॉमन, तो R अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू R/1 माइनस गामा ब्रैकेट में T1 माइनस T2। यही है वर्क डन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया? मेन पंच आप इसी लाइन में याद रखिएगा कि ये चीज़ जो होती है यही इसको ऊपर लाना पड़ता है, ऊपर ला करके इसको 1 में और इसके बाद PV की पावर P2 V2, इसको ऐसा लिखने के बाद जो मैंने यहाँ पे किया है 1/V की V को V2 को ऊपर लेकर के आए और K/V2 की पावर गामा को बना दिया P2 और K/V1 की पावर गामा को बना दिया P1। समझ में आया? बन जाएगा। इस तरीके से इसको करते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट सिलेबस से हट चुका है, हीट इंजन, बट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, रेफरेंस के लिए। पढ़िए, व्हाट इज हीट इंजन? What is heat engine? Describe its main parts. Explain its principle. Obtain the formula of its efficiency. Heat engine. It's a cyclic device which converts heat energy into mechanical work continuously. Theoretically, there are 3 main parts of heat engine which are given below. Heat source. It is a reservoir at high temperature of infinite thermal capacity. Any amount of heat can be taken from it without changing its temperature. Sink. It is also a reservoir of infinite heat capacity at low temperature. There is no change in its temperature if heat is continuously given to it. Working substance. It is a system which absorbs some heat, is converted into mechanical work, and remaining heat is given to the sink. After that comes in its initial state, and thus a cycle is completed.
तो ये सोर्स होता है, ये सिंक होता है। सोर्स और सिंक का, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा T1 बना रहता है, सिंक का टेम्परेचर हमेशा T2 बना रहता है। ओके, ये कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट दे सकता है, ये कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट ले सकता है, तो इसलिए इनकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। ओके, सोर्स अपनी हीट वर्क डन, सोर्स अपनी हीट जो है इसको देता है, वर्किंग सबस्टांस को हीट देता है, वर्किंग सबस्टांस Q1 हीट लेता है, Q2 हीट सिंक को दे देता है, अनुपयोगी हीट है ना, जो यूज़ नहीं होती है। तो वर्क डन के फॉर्म में कितनी कन्वर्ट करता है, लिया कितना, मिला कितना, और बचा करके दिया कितना, उतना ही तो वर्क डन हुआ। ओके, पढ़िए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। Efficiency of heat engine. The working of heat engine for a complete cycle is given is shown. Let in a cycle the working substance absorb Q1 amount of heat from the source and it gives Q2 amount of heat to sink. Obviously, the heat Q1 to Q2 minus Q2 is used to do mechanical work done by working substance. If there is no loss of heat, then by the law of conservation of energy, W equals to Q1 minus Q2. The efficiency of heat engine is defined as the ratio of amount of external mechanical work done by the engine to the amount of heat absorbed in each cycle. It is denoted by neta. Neta equals to external work upon heat absorbed equals to W upon Q1. Neta equals to Q1 minus Q2 upon Q2 equals to 1 equals to Q2 upon Q1. This is a formula of efficiency of heat engine. ओके, सो बेटा ये गलत लिखा है, दिस विल बी नीटा इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 है बेटा, ये गलत है, इसको सही कर लो उसमें शीट में। नीटा इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 हीट चेंज अपॉन टोटल हीट गिवन Q1। अब Q1 को Q1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। यस, ये है 1 माइनस Q2 बाई तो Q1। ये पूरा काट दे। हाँ, वो गलत ही है, क्योंकि ऊपर मतलब नीचे पहले Q1 कर लो और फिर 1 माइनस कर लो, बस हो गया, इतना ही है। 1 minus Q2। हाँ, बस बीच में माइनस कर लो और कुछ नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे Q1। ओके, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। चलिए, ठीक है ना बेटा, जैसे हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी की बात होती है ना, ऐसे ही रेफ्रिजरेटर के लिए यूज होता है टर्म कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या यूज होता है? कोफिशिएंट ऑफ हाँ, परफॉर्मेंस। ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर के लिए जैसे हीट इंजन अच्छा है तो आप बोलोगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, बट यदि रेफ्रिजरेटर अच्छा है तो ये नहीं बोलोगे कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसका बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा है। Yes, sir. ठीक है ना, पढ़िए Establish the relation between coefficient of performance and efficiency of a refrigerator. In refrigerator, the working substance absorb heat Q2 from the body at the low temperature. Work done W is done upon it from external source. As a result, it transfers the heat Q1 to the body at high temperature. देखो रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है। देखो वर्किंग सबस्टांस उसमें क्या किया करता था, वर्किंग सबस्टांस हीट का फ्लो हीट इससे लेता था और इसको देता था। अब रेफ्रिजरेटर में ये इससे हीट लेगा, समझ गए ना। Yes, sir. ये इससे ये जो है वर्किंग सबस्टांस में ये इससे हीट लेगा, कुछ काम करेगा और इसको देगा हीट बची हुई, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसको देगा बची हुई, एक मिनट, हाँ सॉरी, काम लेगा। देखो हाँ, ये होता है यहाँ से सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, मतलब जिसको बोलते हैं सिंक मतलब बाहर से हीट उठाएगा, ओके, और इस पर कुछ काम होगा और ये सोर्स को हीट देगा, मतलब ये हीट और ये हीट का सम जो होगा ये इसके इक्वल होगा, मतलब टोटल हीट Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W। समझ में आया? Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W, तो W इक्वल टू क्या हो गया, Q1 माइनस Q2। Yes, sir. W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। फिर से पढ़ देता हूँ मैं। द वर्किंग सबस्टांस एब्जॉर्ब हीट Q2 फ्रॉम द बॉडी एट लो टेम्परेचर। जो क्या करता है कि जो वर्किंग सबस्टांस होता है इससे Q2 हीट एब्जॉर्ब करता है, Q2 हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर कंप्रेशर इस पर काम करता है, वर्क डन देता है, और जो दोनों टोटल हीट मिलती है वो किसको दे दी जाती है, वो सोर्स को। समझ गए ना, बॉडी एट हाई टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं है? तो Q2 प्लस W इक्वल टू Q1, तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हुआ करता है वो हुआ करता है बीटा इज इक्वल टू, इधर से कितनी हीट ली सिंक से, Q2 है ना, डिवाइडेड बाई कितना वर्क डन किया, समझ, Q2 अपॉन W, ये याद कर लीजिएगा। सो Q2 की वैल्यू तो Q2 ही है और W की वैल्यू Q1 माइनस Q2। बेटा इसको पुट कर दो। अब एक काम करो, हमको बीटा और नीटा में रिलेशन लाना है ना, तो ऊपर नीचे Q1 का डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन Q1, इधर 1 हो जाएगा क्योंकि Q1 से Q1 कैंसिल, और नीचे भी डिवाइड किया तो Q2 अपॉन Q1,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब हम जानते हैं कि जो नीटा इज इक्वल्स टू होता है वो होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1, बोलो हाँ। तो Q2 बाई Q1 को यहाँ ले आओ, तो Q2 अपॉन Q1 को ले आओगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 माइनस नीटा। तो जहाँ जहाँ Q2 अपॉन Q1 है वहाँ वहाँ क्या रख दो 1 माइनस नीटा। तो ऊपर 1 माइनस नीटा क्योंकि Q2 अपॉन Q1 है, और नीचे 1 माइनस नीटा। क्लियर? तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर आ गया 1 माइनस नीटा। एक मिनट हाँ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 तो खुद में नीटा है बेटा। हाँ तो ठीक है, नीटा आ गया। ओके हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देख बेटा ऊपर क्या आएगा 1 माइनस नीटा, बोलो हाँ, और अपॉन में कितना आएगा नीटा। ये आ गया बीटा की वैल्यू। क्लियर हो गया ना? यस सर। तो अगले पेज में देख लो बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी अपनी, इतना ही है सर, बस इतना ही है। हाँ इतना ही है। ओके नहीं, बीटा इज इक्वल्स टू, हाँ नेक्स्ट है 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कार्नोट साइकिल एंड एक्सप्लेन इन ईच प्रोसेस। कार्नोट साइकिल एक साइकिल है तो साइक्लिक प्रोसेस होती है, चार रिवर्सिबल प्रोसेस है, 4 पार्ट में हुआ करती है। रिवर्सिबल साइक्लिक है बेटा, रिवर्सिबल कहना सही है क्योंकि एक पाथ बताया था सर, पाथ तो वही नहीं है। हाँ रिवर्सिबल उसी रास्ते को फॉलो हो तो बेटा रिवर्सिबल बोलते हैं, अगर रास्ता सेम हो तो, बट ये रास्ता सेम नहीं है, साइक्लिक होगा, साइक्लिक है। देखना रिवर्सिबल वर्ड यहाँ पे शायद कहीं पे हो तो ठीक है, दिखेंगे अपन। चलिए तो बेटा इसमें एक होता है ये जो पाथ होता है, ये जो पाथ हुआ करता है ये होता है आइसोथर्मल। तो पहला साइकिल इसका जो चलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। yes, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर अब होगा कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन, समझ गए ना? तो 2 प्रोसेस इसमें होती हैं। एक में टेम्परेचर बढ़ेगा, एक में वॉल्यूम बढ़ेगा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हाँ। वॉल्यूम 2 में वॉल्यूम बढ़ेगा, 2 में वॉल्यूम घटेगा। 2 एक्सपेंशन 2 कंप्रेशन, 2 एक्सपेंशन 2 कंप्रेशन, 2 आइसोथर्मल, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो ना वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना था V1 था, यहाँ पे कितना हो गया V2, तो बढ़ गया ना। तो ये एक्सपेंशन है, समझ गया ना? ये भी एक्सपेंशन है, ये पीछे जा रहा मतलब कंप्रेशन है, और ये और पीछे जा रहा है तो ये भी क्या है कंप्रेशन। क्लियर हुआ? पढ़िए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ बना देना एंड एक्सप्लेन ईच प्रोसेस, और उसकी हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। पढ़ो The graph of Carnot cycle is shown in the figure. The change are as follows. Isothermal expansion. Let 1 gram mole of working ideal gas is filled in a cylinder at temperature T1 K. Its pressure is P1. The volume is V1. The position is shown by the point A in the graph. Now suppose the cylinder is kept on the source at T1 K and allowed a slow expansion. Since the base of the cylinder is perfectly conducting, therefore its temperature will remain constant during the expansion. Thus the expansion will be isothermal. The change is slowly by AB curve. The change is shown by AB curve in the figure. Now the pressure and volume of gas become P2 and V2 respectively at point V. हाँ तो आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई गैस और नया प्रेशर और नया वॉल्यूम क्या हो गया P2 एंड V2। क्लियर है ना? क्लियर? इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा, अपना वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है ना, क्योंकि वॉल्यूम बन रहा है, एरिया बन रहा है। इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस इज W1 एंड इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड Q1। Yes sir. क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए यस नेक्स्ट सेकेंड Adiabatic expansion. Now the cylinder is removed from the source and kept on a perfectly non-conducting platform, and gas is allowed from adiabatic expansion slowly shown by the figure by BC curve. Now the temperature falls to T2K. टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि एडियाबैटिक है। हाँ। एडियाबैटिक क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो वर्क डन बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा।
Now the temperature falls to T2K. हाँ The corresponding pressure and volume are P3 and V3 respectively of the points. ये देखो, तो ग्राफ जो है इस तरीके से ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड होकर के नया प्रेशर P3 और नया वॉल्यूम V3। चलो अब पीछे चलेंगे, अब होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक ना। अब होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, पढ़िए आइसोथर्मल Now the कंप्रेशन। cylinder is kept on sink at 2Tk. And T2K T2K. The gas is compressed slowly so that the pressure and volume become P4 and V4 respectively under constant temperature. The CD portion of the curve shows the change. In this process, the heat produced is given to the sink. In this process, the work done W3 on gas is equal to the amount of heat Q2 given to the sink. वर्क डन इक्वल टू हीट, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है आइसोथर्मल में। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस Adiabatic compression. At the end, the cylinder is again kept on the non-conducting base and piston is compressed slowly so that the gas reached to its initial point position A at the temperature T1K। हाँ The pressure is P1 and the volume is V1. Thus the working gas is ready to work again. बस, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जहाँ से चले थे वहीं पर आप पहुँच गए हैं, ठीक ना। दो आइसोथर्मल के और दो एडियाबेटिक के। Yes, sir. ये होता अपना कार्नोट साइकिल। ये क्या है? कार्नोट cycle. साइकिल। ये सारे प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिए अपन ने। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, डिराइव। Derive an expression for efficiency of Carnot cycle by using PV graph. Why is the engine not possible in practice? बताया था कल मैंने, क्योंकि अगर इंजन आप प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहता नहीं है दे पाएगा ना तो अपना T2, अगर एफिशिएंसी 100% चाहिए तो T2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो होना सिंक टेम्परेचर जीरो केल्विन, इतना पॉसिबल हो नहीं नहीं है। सकता। हाँ पढ़िए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। efficiency of Carnot engine it is defined by the ratio of work useful work and the heat absorbed. हाँ बताया था ना, यूजफुल वर्क इक्वल टू कितना होता था? Q2 माइनस Q1 W अपॉन Q1, यही तो थी हीट इंजन की एफिशिएंसी, हाँ. है ना। चलिए तो वर्क डन निकालते हैं। चलिए In isothermal expansion, the work done is equal to the amount of heat absorbed by the source. सही बात है। W1 equals to Q1. RT1. हाँ अब देखो आइसोथर्मल का वर्क डन डायरेक्टली ये पढ़ाया था, RT1 log E V2 बाई V1, समझ गए ना। हाँ और एरिया जो मैंने बताया था आपको कि वर्क डन जो होता है एरिया के इक्वल होता है लूप के, तो एरिया क्या होगा? देखो A B A D, मतलब अगर अकेले आप ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ का एरिया V एक्सेस के साथ क्या देता है? आपको वर्क डन देता है। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी नाम से दे दिया A B, ये A शुरू ये B ख़त्म, तो A B का एरिया इस एक्सेस के साथ। तो देखो इसकी बाउंड्री कहाँ गिर रही है? यहाँ पे, और इसकी बाउंड्री कहाँ गिर रही है? यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया शेड कर दोगे तो ये हो जाएगा उसका वर्क डन, आइसोथर्मल का वर्क डन। क्लियर ना? क्लियर है? Yes sir. तो यहाँ पर अपन ने सोर्स ने हीट दी है, कितनी हीट दी है? Q1 एक्सपेंड होने के लिए, Yes sir. ठीक ना। तो पहला वर्क पार्ट आ गया W1, अब दूसरा पार्ट निकालेंगे W2। चलिए सेकेंड करी पढ़िए। In the adiabatic expansion, the work done is given by W2 equals to R upon gamma minus 1 T1 into T1 minus 1. अभी पढ़ाया मैंने ये रिलेशन, याद आया? हाँ. अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया। R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। एरिया से कोई मतलब नहीं है, वही किनारे वाला एरिया B से लेके C, फिर नीचे फिर H है ना, वही एरिया B C C B B, ठीक ना। नेक्स्ट अब वापस चलते हैं नीचे से, तीसरी प्रोसेस देखो, A से लेके B गए थे, B से लेके C आए, अब ये भी एक्सपेंशन था, ये भी एक्सपेंशन था, समझ गया ना। अब पीछे चलेंगे कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन पढ़ो। इन आइसोथर्मल Isothermal compression at the work done is equal to the heat ejected into the sink. W3 equals to Q2. R2 square RT2 भाई, RT2 square RT2 log E V3 upon V4. हाँ यही तो था फॉर्मूला, है ना। क्या था फॉर्मूला वर्क डन का? RT log ऑफ V2 बाई V1। Yes sir. तो अब किस टेम्परेचर पे हो रही है प्रोसेस? T2 पे। T2 पे. इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V3, और फाइनल वॉल्यूम कितना है? V4, V3 बाई V4। क्लियर? क्लियर? Yes sir. V1 V2 V3 V4, हाँ सही है। चलो बन गया। Yes sir. चलिए अब लास्ट एडियाबेटिक, फिर से वही R अपॉन गामा माइनस 1 हाँ. T1 माइनस T2, T2. ठीक है ना। एक मिनट
हाँ, चेंज इन टेम्परेचर, पढ़ो। इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, In adiabatic compression, the work done by ideal gas W4 equals to R upon gamma minus 1 T1 minus T2 equals to area dAADD. हाँ देखो ये गलत लिखा है, आर अपॉन गामा माइनस वन। इसमें फाइनल टेम्परेचर, ये पहला वाला T1 से लेके T2 गए थे आप। पहले वाले में जब आप यहाँ पे थे तो T1 पे थे और चेंज होकर के नया टेम्परेचर क्या आया था, T2। अब इसमें आप T2 से लेके कहाँ पे जा रहे हो, T1 पे। हाँ सर, कहाँ जा रहे हो, T2 से लेके T1 पे। तो यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क डन बाय आइडियल गैस, आइडियल गैस का वर्क डन जो होगा वो आप T2 माइनस T1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे T2 माइनस T1 आएगा। हालांकि इस गलती को इन लोगों ने यहाँ पे सुधार लिया है। ये देखो यहाँ पे -4 कर दिया है। क्या कर दिया है, माइनस W4 कर दिया है। चलो कोई बात नहीं। तो नेट वर्क, अब टोटल वर्क डन इक्वल टू चारों वर्क का सम, वर्क डन 1, वर्क डन W, दो जगह कॉन्टेक्ट, हाँ कंप्रेशन, समझ गए ना। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो बिल्कुल इक्वल है, W2 और W4 इक्वल है बिल्कुल। तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। समझ गए ना। तो नेटवर्क क्या आएगा, W1 माइनस W3। W1 किसके इक्वल है, Q1 के। W2 W4 क्यों बराबर है सर, दोनों इक्वल है। आइसोथर्मल हुआ नहीं, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक हुआ। हाँ। दोनों इक्वल आ रहा है। टेम्परेचर चेंज सेम रेंज का है ना। हाँ ठीक है। तो T1 माइनस T2 इसमें भी है, T1 माइनस T2 इसमें भी है, हाँ सर, सेम हो गया। क्लियर। तो इक्वल हो गया W1 माइनस W3 इक्वल टू कितना, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। मतलब अब जब साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो पूरे एरिया का, पूरे लूप का एरिया होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया ABCD। ठीक है ना। नाउ एफिशिएंसी इक्वल टू, ये अपने पास आ गया बेटा वर्क डन, नेट वर्क डन। ठीक है ना, ये अपने पास है। अब ज़्यादा चाहो आप तो ये Q1 है, ये Q2 है, और ये पहले जो लिखा था फर्स्ट इक्वेशन वो Q1 था। ठीक है ना। तो उनको आप माइनस कर दो, उनको आप क्या कर दो, माइनस। ये Q2 है, वो Q1 था। तो अगर आप माइनस करना भी चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। Q1 आया था अपने पास RT1, मैं यहाँ लिख देता हूँ RT1 log ऑफ V2 बाई V1। क्लियर है। यस सर। माइनस RT2 log ऑफ V3 से V4। समझ गए ना। R वगैरह कॉमन ले लेना है ना, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालते हैं। नीटा इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q2 इतना है, Q1 इतना है। लो हाँ, है ना। यस सर। R से R कैंसिल, T2 बाई T1 log E, इतना बटे इतना। बोलो यस और नो। यस सर। अब एक प्रॉपर्टी होती है एडियाबेटिक कर्व की। एडियाबेटिक कर्व की प्रॉपर्टी हुआ करती है, जैसे एडियाबेटिक कर्व में मैंने आपको पढ़ाया था PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एडियाबेटिक का एक और इक्वेशन होता है TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब दो कंडीशंस बना लो, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन बन गया। तो T1 पे टेम्परेचर V2 है और T2 पे टेम्परेचर है V3। कैसे, याद करो जब ऐसे आया था तो यहाँ पे पोजीशन क्या थी T1 की, और टेम्परेचर कितना था, V1 नहीं, V1 यहाँ पे था, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V3 था। हाँ ठीक। तो यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3। तो फॉर्मूला लगा दो। तो T1 पे V2 और T2 पे V3। तो T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है ना। तो V3 के नीचे V2 को ले आओ, होल पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, T1 अपॉन T2। ठीक है ना। क्लियर। सिमिलरली आप ये यहाँ से यहाँ देखो, बस इधर से इधर जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है अपने पास, यहाँ पर टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है कितना V1। ठीक है ना। और T3 V3 के बाद यहाँ पे जब आए थे तो टेम्परेचर तो T2 ही था क्योंकि आइसोथर्मल था, बट वॉल्यूम कितना हो गया था V4। तो इन दोनों में इक्वेशन लगाओ बेटा, इन दोनों में इक्वेशन लगाओगे तो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V4 की पावर गामा माइनस 1।
तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू V4 अपॉन V1 की पावर कितना, गामा माइनस 1, मतलब टेम्परेचर के दोनों रेशियो इक्वल हैं, T1 अपॉन T2 दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, राइट पार्ट इक्वल कर दिया, गामा माइनस 1 से गामा माइनस 1 कैंसिल हो गया, V3 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V1। इससे फ़ायदा क्या है, V3 अपॉन V4 और V2 अपॉन V1 आपस में क्या है, इक्वल है। तो कुल मिलाकर के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की कितनी आ गई, 1 माइनस T2 बाई T1। ये फाइनल फार्मूला है एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन का। क्लियर, ये है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फाइनल फार्मूला, देख लो। यस, इसको इक्वल कर दिया, ये इसका बन गया फाइनल फार्मूला। चलिए पढ़िए, इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ द कार्नोट इंजन पढ़िए। Impracticability of an Carnot engine. Carnot engine is an ideal engine which is not practicable. The reason for this are following. Carnot engine, it is assumed that the walls of the cylinder are perfectly non-conducting and movement of piston is frictionless. This is only an ideal imagination. It's assumed that the thermal capacity of source and sink is infinite, which is Practicable. The process of compression and expansion takes place very slowly, so that the Carnot cycle remains reversible. In practice, it is not possible to achieve this ideal state. ठीक है ना, इस आइडियल स्टेट को पॉसिबल नहीं किया जा सकता है। चलिए, in this process compression and expansion takes very slowly, show that Carnot cycle remains reversible. in practice इतनी स्लो प्रोसेस को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP। ओके, Yes, sir. prove that CP minus CV equals to R where symbols have their usual meaning। CP का मतलब स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, हाँ सर। CV का मतलब स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, R का मतलब बेटा ये कार्नोट इंजन तो है नहीं सिलेबस में, तो अपन ने उसको ज़्यादा उतना फोकस में नहीं करा है ना, मेनली अपन ये देख रहे हैं, ठीक है ना, ये CP वाली, CP वाला ये है। चलिए, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए मैंने आपको बताया था जो टोटल हीट होती है डेल्टा Q इक्वल टू होती है म्यू स्पेसिफिक C इंटू डेल्टा T, याद आया। हाँ। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करोगे तो 1 मोल ऑफ के लिए आप जो किसी गैस को हीट दोगे, पढ़ो, लेट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 mole of an ideal gas be given an amount of heat delta Q at a constant volume so that its temperature increases by delta T. Delta Q equals to 1 CV डेल्टा T। delta तो T. फार्मूला क्या होता है, MS डेल्टा T। S को अगर S सॉलिड के लिए होती है स्पेसिफिक हीट, गैस के लिए कर देते हैं इसको CV, तो डेल्टा Q इक्वल टू CV डेल्टा T। क्लियर हो गया, Yes sir. क्लियर, Delta Q ये है कौन, equals to CVDT। T. क्लियर हो गया ना, delta T. डेल्टा Q इक्वल टू CVDT। हम्म, अब आपको पता होगा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है और वर्क डन क्या होता है, डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 0। Yes sir. चेंज इन वॉल्यूम कितना, 0। Zero. तो चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब वर्क डन कितना हो गया, 0। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई एक्सटर्नल वर्क डन होता नहीं है। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स कहती तो हीट कहाँ गई, तो हीट 2 पार्ट में जाती है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो जब वर्क डन नहीं हुआ मतलब पूरी की पूरी हीट किस में चली गई, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। यस और नो, पढ़ो। सिंस द वॉल्यूम, Since the volume of the gas remains constant, therefore no external work is done by the gas. Delta W equals to 0. From the first law of thermodynamics, we have delta Q equals to delta W plus delta U. Delta Q equals to 0 plus delta U. और delta Q equals to delta U. ठीक है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U मतलब पूरी की पूरी हीट किस में चली गई, इसमें चली गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, Yes sir. ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा U इक्वल टू, क्योंकि ये डेल्टा Q की वैल्यू इसके इक्वल है और डेल्टा Q डेल्टा U के इक्वल है, तो ये आपस में क्या हुए, इक्वल, मतलब डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा T। आ गया समझ में, क्लियर। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे, अब मान लीजिए यही प्रोसेस अपन कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं, अभी तक कांस्टेंट वॉल्यूम में कराई, अब यही प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में करा रहे हैं। पढ़ो, लेट 1 मोल, Let 1 mole of an ideal gas be given an amount of heat delta Q at constant pressure so that its temperature increased by delta T. Delta Q equals to 1 dot CP dot QT. डेल्टा T 1 म्यू CP डेल्टा T, तो 1 डॉट CP डॉट डेल्टा T। इफ डेल्टा V
we increase in volume of the gas at constant pressure P, then the work done by the gas delta W भाई equals to इस समय कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर में जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। बेटा ये गलत है, P इंटू डेल्टा वी, क्योंकि इस समय तो वॉल्यूम चेंज होगा, yes sir है ना। तो P इंटू डेल्टा वी। चलो तो वर्ड पुट कर दो बेटा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। भी V होगा, नहीं वहाँ तो सही है, वो तो स्पेसिफिक हीट है ना, वो तो ये फार्मूला लगा है बेटा, वो तो बिल्कुल सही है। बस एस की जगह सी पी आ गया है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। हाँ सर। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू, वही पी की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब डेल्टा यू की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी थी, सी वी डी टी। क्या निकाल रखी थी? सी वी डी टी, ठीक है ना। अभी देखते हैं, देखो यस। तो P डेल्टा V प्लस डेल्टा U कहाँ पे थे? यहाँ पे। P डेल्टा V प्लस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q, ठीक है ना। P डेल्टा V प्लस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q। डेल्टा Q आपने इस समय कितनी दी है? CPDT दी है कि नहीं दी है? मैं लिख देता हूँ CP डेल्टा T दी है आपने, बोलो यस। हाँ सर। CP आपने CP डेल्टा T आपने दी है, इक्वल टू P डेल्टा V, P डेल्टा V प्लस डेल्टा U। डेल्टा U क्या है बेटा? CV डेल्टा T है कि नहीं है? हाँ है। CV सॉरी सो छोटा भी रहता है, CV डेल्टा T। फिर से बता दूंगा, अभी यहाँ तक आ गया समझ में कि नहीं है आपको? ये P डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V वर्क डन होता ही है। हाँ। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ओके ओके सर। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? पी डेल वी। और डेल्टा यू, या डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रखी हुई है? ये रखी हुई कि नहीं रखी हुई है? हाँ ये रख दो। और डेल्टा यू की वैल्यू क्या रखी हुई है? ये रखी हुई कि नहीं रखी हुई है? बस दोनों वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। अब दोनों वैल्यू रखने के बाद देखो, पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 5 से पी डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू लेफ्ट कर लिया, इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह सही है सी पी डेल्टा टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, हाँ तो पी डेल्टा वी प्लस सी वी डेल्टा टी इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। तो यहीं से देख लो जो मैंने बताया आपको, यहाँ से पी डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लो। पी डेल्टा वी इक्वल टू सी पी डेल्टा टी माइनस सी वी डेल्टा टी। सी पी डेल्टा टी ये वाला और सी वी डेल्टा टी ये वाला। अब P डेल्टा V देखो बेटा, पी वी इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है। एक मोल के लिए पी वी इक्वल टू RT, बोलो यस। सर। अब अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज कर दो, डेल्टा लगा दो, तो डेल्टा पी वी इज इक्वल टू R डेल्टा RT, मतलब डेल्टा मतलब चेंज दे रहे हो, तो चेंज कौन होगा? प्रेशर तो कांस्टेंट है इस समय सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में चेंज कौन झेलेगा? वॉल्यूम। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू R कांस्टेंट है, चेंज कौन झेलेगा? डेल्टा टी। तो P डेल्टा V इक्वल टू क्या आएगा? R डेल्टा टी। तो जहाँ पे यहाँ पे P डेल्टा V आया है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? R डेल्टा टी लिख सकता हूँ। हाँ, तो देखो CP माइनस सी वी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू P, तो CP माइनस सी वी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू R डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो CP माइनस सी वी इक्वल्स टू कितना आ गया? R। दिस इज कॉल्ड मेयर्स इक्वेशन, यही मेयर्स फार्मूला है, ठीक है ना। इसको वंस अगेन करवा देंगे एक बार कॉपी में, डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। The amount of heat must be supplied. What amount of? What amount of heat must be supplied to 2 into 10 to the power minus 2 kg of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure. कितनी हीट देनी होगी कांस्टेंट प्रेशर पे? मतलब क्या निकालना आपको? डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू सी पी डेल्टा टी। सी पी दिया होगा, देखो सी पी नहीं दिया गया, आर दिया गया है। सी पी नहीं दिया गया है, आर दिया गया है। मॉलिकुलर मास दिया गया है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। मास ऑफ द गैस दिया गया इतना, बोलो हाँ। ग्राम में कन्वर्ट कर लिया भाई, इतना हो गया। टेम्परेचर का चेंज दिया गया है कितना? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चेंज है? 45। नाउ मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 28, बोलो हाँ। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, केमिस्ट्री आ गई, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, क्लियर।
N2 की डायटोमिक गैस जो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट आपको निकालना है। Cp इज इक्वल्स टू डायटोमिक गैस Cp इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 7/2R। कहाँ से मार दिया इसने 7/2 भाई साहब? हाँ, Cp इज इक्वल्स टू 7/2R। इतना सा क्वेश्चन हो गया था। इतने में अभी इसने डायरेक्टली फार्मूला रखा, मैं बता देता हूँ, बट डोंट वरी बेटा, बता देता हूँ। 1 + F/2 इंटू R। तो इतना सब तुम ताम झाम करने की ज़रूरत ही क्या थी मोल ओल निकालने की? सीधे R की वैल्यू। अच्छा हाँ, ये पार्ट अलग है, मॉलिकुलर मास। तो ये सब व्हाट मस्ट बी हीट सप्लाइड, तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी यार, सीधे डायटोमिक गैस का फार्मूला लगा दिया। 1 + F/2, डायटोमिक गैस होती है 5/2, 7/2R। तो आंसर आ गया 934 जूल। देखो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसके बाद ये चेन टूट गई होगी। हाँ। Cp और Cv का कल मैंने फार्मूला लिखाया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। Cv जो होती है बेटा, वो होती है, Cv जो हुआ करती है वो होती है F/2 × R, और जो Cp हुआ करती है वो होती है 1 + F/2, 1 मिनट, इंटू R। समझ गए ना? F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब गैस कितने तरीके से डांस कर सकती है। तो हमें क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए Cp मतलब 1 + F/2R। नाइट्रोजन कैसी गैस है? डायटोमिक गैस है। कैसी गैस है? डायटोमिक। याद रखना, डायटोमिक गैस अगले चैप्टर में आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक गैस की 5। कितनी होती है? 5। तो 1 + 5/2 यानी कि 2 + 5/2 मतलब 7/2R। तो आंसर 7/2R। 1 + 5/2 है ना सर? हाँ, 1 + 5/2 करो ना तो 7/2 आएगा ना। हाँ हाँ। 7/2R, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन changing the state of gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B. The amount of work done equals to 23.3 joule. 22.3 joule. It is done on the system. If the gas is taken from state A to B by a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calorie. How much is the net work done by the system in the latter? सेकेंड केस में वर्क डन पूछा गया है। पहला प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो कह रहा है कि बताइए वर्क डन, एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डन ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पर किया गया काम हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो dq ये हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल ली। एडियाबैटिक dq = 0, du इतना आ गया। अब सेकेंड प्रोसेस में जो हीट खिला रहा है सिस्टम को, वो कितनी खिला रहा है? 9.35 कैलोरी। जूल में कन्वर्ट कर ले भाई, 4.18 का मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट हो गई। अब सेकेंड प्रोसेस में कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ होता है, वो क्या होता है? dq = du प्लस कितना? dw। अब आप उसकी इंटरनल एनर्जी को कितना बढ़ा चुके हो? 22.3 बढ़ा चुके हो? बोलो हाँ, 22.3 बढ़ा चुके हो। और 22.3 बढ़ाने के ऊपर उसको 39.18 जूल दे रहे हो, तो देखो वर्क डन कितना होगा? dw को निकाल लो, इसको इधर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। तो dw निकालने के लिए उससे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो दोबारा आ गई शीट। तो dw = कितना आ गया सॉल्व करने पर? 16.88 जूल मतलब 16.9 जूल। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। Steam engine delivers 5.4 × 10⁸ joule of work per minute and services 3.6 × 10⁹ joule of heat per minute. For its boiler, what is the efficiency of the engine? How much heat is wasted per minute? हाँ देखो, ये क्या है? वर्क डन है, इतना वर्क कर रहा है, और सर्विसेज इतनी जो है हीट पर मिनट फ्रॉम द बॉयलर, ये है Q1। कितनी हीट ले रहा है बॉयलर से? इतनी हीट ले रहा है। समझ गए? एफिशिएंसी क्या होती है? नीट = W/Q1। टोटल हीट यूजफुल वर्क कितना किया और हीट लिया कितना, समझ में आ गया? आंसर सॉल्व करके कितना आ गया? 0.15 मतलब 15%। मतलब कितना? 15%। 15%। अब
कह रहा है कि बताओ कि ये सिंक को कितनी हीट देगा, सिंक को कितनी हीट देगा। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ हाउ मच हीट विल बी वेस्टेड पर मिनट। वही सिंक को कितनी हीट देगा, तो आपको क्या निकालना है, Q2 निकालना है। तो बेटा देखो क्या होता है, Q1 जो अमाउंट होती है 2 जाती है हीट इंजन में, Q2 प्लस W, तो Q2 निकाल लो। तो Q2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q1 माइनस का W, तो ये Q1 और ये माइनस का W, तो पर मिनट 3.1 इंटू 10⁻1 जूल हीट जाएगी, बर्बाद होगी सिंक में। क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन इन इट, क्या लिखा है सर, मेंटेन्स ईटेबल्स केप्ट इनसाइड। मेंटेन्स मतलब रेफ्रिजरेटर ठंडा रखता है ईटेबल खाने की चीज़ों को 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, if the room temperature is 36 degree centigrade, calculate the coefficient of performance। पहली चीज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा। ओके। और ये हुआ करता रहा Q2 बाई डब्लू, और Q2 बाई डब्लू इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, ये हुआ करता रहा है। तो इसका आंसर आता है T1 अपॉन T1 माइनस T2। T1 मतलब सोर्स टेम्परेचर होता है हाई वाला, हाँ सर। और T2 मतलब होता है सिंक टेम्परेचर लो वाला। तो बस वैल्यू पुट कर दो टेम्परेचर की केल्विन में, आंसर आ जाएगा आपका 10.44, ठीक ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेकन आउट, ये चला यहाँ से यहाँ गया, डी से लेके ई से लेके एफ। थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेकन फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट डी टू इंटरमीडिएट स्टेट ई। अच्छा, डी से लेके ई तक गया है बाय द लीनियर प्रोसेस। तो क्या करना है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन ख़त्म, कुछ बोले ही नहीं है करने को। ओके भाई, वर्क डन निकालना होता तो ये साइक्लिक प्रोसेस का एरिया निकाल लेते, कुछ बोला ही नहीं है इसमें, तो हम भी क्यों कुछ करें। चलिए आधा क्वेश्चन छोड़ दिया। अगला पढ़ो बेटा। एन इलेक्ट्रिक हीटर, An electric heater supplies heat 100 watt. हाँ, If system performs work at the rate of 27 joules per second, 75 जूल्स पर सेकेंड। 75 joules per second, at what rate is the internal energy increasing? बहुत सिंपल है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W लगाना है और कुछ भी नहीं है, ठीक ना। इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी का रेट निकाल लेंगे। चलिए हाँ, ये देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यस और नो। Yes sir. भाई टोटल हीट गिवन आपने दी रखी है 100, और जो खर्च है उसका जो वर्क कर रहा है वो 75 है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज कितना होगा, 25 जूल। तो ये भी पर सेकेंड, तो ये भी पर सेकेंड, ये भी पर सेकेंड, तो आंसर कितना आएगा 25 वाट। जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एफिशिएंसी निकालनी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द एफिशिएंसी, What is the efficiency of a Carnot engine working between 427 degree centigrade and 27 degree भाई केल्विन में बदल लो, तो ये सिंक टेम्परेचर होगा, ये सोर्स टेम्परेचर, क्योंकि सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर और सिंक हमेशा low temperature? लो टेम्परेचर। तो सोर्स का टेम्परेचर 700, सिंक का टेम्परेचर 300। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन कितना, T1। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गई 0.57। डेसिमल में ब्रेक कर दोगे तो अपॉन 100, जिसको हम लिख सकते हैं 57%। Yes sir. क्लियर, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो ये चैप्टर अपना जो है इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ऑन कर देना।